ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 701, आगे बढ़ना। फेलिसी के लिए हमेशा से ज्यादा तेजी से आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें दिखाई दी, जो उसके चेहरे को अपनी चमक से रोशन कर रही थीं। धीरे धीरे उसकी भौहें खुलने से पहले कांपने लगी और दिन की यादें उस पर हमला करने लगीं। सुबह हो गई है, उठो ज़ेरास, उसने अपनी तरफ आवाज लगाई, लेकिन जब उसने अपने बगल में किसी को नहीं देखा तो चुप हो गई। उम्मा, ज़ेरास, तुम आखिरकार जाग गए हो। फेलिसी ने अपना सिर उठाया और पाया कि ज़ेरास पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर ऊब का भाव है। ओह, तुम पहले से ही जाग गए हो। उसने आवाज लगाई और जल्दी से उठकर अपना गद्दा अपने बैग में पैक किया, जो ज़ेरास की ताली के साथ तुरंत गायब हो गया। और तुम कब जागे? सूरज अभी अभी निकल रहा है। मुझे मत बताओ कि दूसरी दुनिया के लोग सोते नहीं हैं, फेलिसी ने कहा, जिसके परिणामस्वरूप ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। नींद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बिना ठीक हैं। आह, कितना दयनीय जीवन है। तुम्हारे पास जीभ है, लेकिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को ठीक से आराम देने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम कभी भी अच्छी रात की नींद का आनंद नहीं ले सकते। एक तरह से तुम दूसरे दुनिया के लोग जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा दयनीय हो, फेलिसी ने कहा, तेजी से पहाड़ पर चढ़ते हुए और काफी संघर्ष के बाद ज़ेरास के सामने पहुंचते हुए। तुम बहुत तेजी से चढ़ सकते हो, ज़ेरास ने प्रशंसा की। उसने अभी अभी उसे कुछ ही मिनटों में 50 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा था। एक नश्वर आदमी भी इतनी तेजी से ऐसा नहीं कर सकता, उसके जैसी महिला की तो बात ही छोड़ो। खुद पर बहुत ज्यादा गर्व मत करो, मैं तुमसे ज्यादा तेजी से चढ़ सकती हूँ, फेलिसी ने हम्फ के साथ कहा, जबकि ज़ेरास ने अपनी आंखें घुमाईं। अपने सपनों में उसने खुद से सोचा, अच्छा, शुक्र है कि तुम तेजी से चढ़ सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सी चढ़ाई करनी है, ज़ेरास ने कहा। फेलिसी ने उससे दूर देखा और जब उसने अपने सामने देखा तो उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। पहाड़ की चोटी ने उसे बताया कि उनका क्या इंतजार है, अथक चढ़ाई। बड़े पहाड़ और भी बड़े पहाड़ों की ओर ले गए जो दूर तक फैले हुए थे, जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें ऊपर और ऊपर चढ़ते रहना होगा और इस तरह चलते रहना होगा, तभी वे पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल पाएंगे। अगर मुझे इस पर चढ़ना है तो मुझे कम से कम 3 महीने लगेंगे, फेलिसी ने कहा, क्योंकि उसके पैर केवल दृश्य को देखने से ही जेली की तरह हो गए थे। और अन्य दुनिया के लोगों को अपना अभियान पूरा करने और वापस लौटने में कितना समय लगेगा? ज़ेरास ने उससे पूछा। सिर्फ 2 महीने, उसने कहा। ज़ेरास ने अपनी भौहें सिकुड़ी। लगता है हम तुम्हारे 3 महीने चढ़ाई करने का इंतजार नहीं कर सकते, ज़ेरास ने सोचा। जैसा कि फेलिसी ने कहा था, पहाड़ को पार करने में उसे कम से कम 3 महीने लगेंगे। और ज़ेरास को यह भी यकीन नहीं था कि इस पहाड़ के बाद वे टॉवर देख पाएंगे। शायद अभी भी कुछ और इलाके हैं जिन्हें उन्हें पार करना था। अगर उन्हें पहाड़ पर चढ़ने में 3 महीने बिताने पड़े तो वे टॉवर तक कब पहुंचेंगे? शायद तब जब दूसरे लोग पहले ही जा चुके होंगे। तो अब हम क्या करें? उसने पूछा। हमें टॉवर से पहले पहुंचने के लिए सीधे जाना होगा, है न? ज़ेरास ने पूछा और फेलिसी ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी भौहें सिकुड़ जाएं। रुको, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर अकेले जाने की योजना बना रहे हो। ये डील का हिस्सा नहीं था, है न? फेलिसी ने उससे पूछा और ज़ेरास ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। डील तोड़ने के बारे में किसने कुछ कहा? ओह, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि टॉवर का रास्ता सीधा है? ऐसा लगता है कि तुम मेरे बिना ही चलते रहना चाहते हो, फेलिसी ने तर्क दिया और ज़ेरास ने आह भरी। तुम्हें अपने भरोसे के मुद्दों पर काम करना होगा, तुम्हें पता है, उसने कहा और फिर अचानक वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया, लगभग हवा में गायब हो गया। वह कहाँ गया? फेलिसी चिल्लाई, हताशा में नहीं बल्कि अविश्वास में, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह ज़मीन से ऊपर उठ गई है। जल्द ही ज़मीन और भी दूर हो गई और उसकी रीढ़ ठंडी हो गई क्योंकि वह शरीर से कसकर लिपट गई। तुम क्या कर रहे हो? फेलिसी चिल्लाई, अपने डर को काबू करने में विफल रही और ज़ेरास की पीठ से कसकर चिपक गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे 3 महीने तक इंतजार न करना पड़े, इससे पहले कि तुम्हारा बेचारा आखिरकार कुछ चट्टानों पर चढ़ जाए, ज़ेरास ने जवाब दिया, क्योंकि वह तेजी से विभिन्न पहाड़ों से कूद गया, अपने पैरों को पटकते हुए और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर सीधे गोली चलाता हुआ। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक ही कदम में वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया और दूसरे कदम में वह जगह जहां वह पहले था अब फेलिसी के लिए दिखाई नहीं दे रही थी। उसके लिए सब कुछ एकदम धुंधला हो गया। उसके नारंगी बाल उसके पीछे बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा इतनी तेजी से चलने के दबाव से लाल हो रही थी। तो तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे तेज चल सकती हो? ज़ेरास ने उससे पूछा, जबकि फेलिसी ने हम्फ कहा। हम्फ, ये धोखा है, इसे गिना नहीं जा सकता, उसने जोर से कहा, जबकि ज़ेरास बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था।
वैसे भी क्या तुम मुझ पर बोआ की तरह कसना बंद कर सकती हो? तुम मुझे अजीब महसूस करा रही हो। जेरास ने पुकारा, क्योंकि उसे लगा कि फेलिसी ने उसके गले में अपने हाथ इतने कसकर लपेट लिए हैं जिससे उसकी सांस फूल रही है। अपनी पीठ पर महसूस की गई अजीब सी नर्म सनसनी उसे किसी तरह महसूस करा रही थी। अगर मैं गलती से इस ऊंचाई से तुम्हारी पीठ से गिर गया तो मैं कैसा दिखूंगा? फेलिसी ने जवाब में पूछा। जेरास ने नीचे देखा और उसने जल्दी से सरल गणना की। तुम एक पैनकेक बन जाओगे, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। बिल्कुल मेरी बात, मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुमसे चिपकी नहीं रहूंगी। मैं जितना हो सके उतना जीवन से चिपकी रहूंगी, फेलिसी ने चिल्लाते हुए कहा। अपने दिल में डर को कम करने के लिए वह सब कुछ कर रही थी, लेकिन एकमात्र चीज जिसने उसे आसान बनाया वह यह सुनिश्चित करना था कि वह कम से कम उसके साथ नीचे जाएगी। तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, है ना? यह उचित है, ये देखते हुए कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे कितनी चिपकी हुई हो। फेलिसी का सिर टमाटर की तरह लाल हो गया क्योंकि उसने जेरास की पीठ के पीछे अपना सिर छिपा लिया ताकि वह उसे इतनी कमजोर अवस्था में न देख सके। बस चुप रहो और चलते रहो। हमें एक टावर पकड़ना है, याद रखना। अध्याय 702 और अधिक सीखना है। फेलिसी ने उसे चिल्लाकर कहा, जितना संभव हो सके उतना कठोर लगने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसे जेरास की ओर से केवल एक दुष्ट हंसी ही मिली। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा लाल चेहरा देख सकता हूं, भले ही मैं सीधे तुम्हारी ओर न देख रहा हूं, है न? जेरास ने जोर दिया, जबकि फेलिसी ने अविश्वास में अपना सिर उठाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अन्य दुनिया के लोगों के पास ऐसी क्षमता है, और यह महसूस करते हुए कि जेरास ने उसे पकड़ लिया है, उसका चेहरा लालिमा के एक और स्तर पर पहुंच गया। तुम बस चुप रहो और चलते रहो। मैं पहले कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं गया, इसलिए मेरा चेहरा लाल है। यह आसन उल्टी का संकेत है, और अनुमान लगाओ कि मैं इसे कहाँ फेंकूंगा जब मैं इसे और नहीं रोक पाऊंगा। फेलिसी ने जेरास की ओर दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, जिसका चेहरा बहुत उदास हो गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, उसने उस पर चिल्लाया, जिसके परिणामस्वरूप उसके गुलाबी लाल होंठों से एक जोरदार दुष्ट हंसी निकली। हे, तो क्या तुम भी डर महसूस कर सकते हो? उसने मजाक में पूछा, जबकि जेरास ने नाक से कुर्री, और फिर एक दुष्ट विचार उसके दिमाग में आया। जब वह एक चट्टान की ओर बढ़ा, उस पर अपना पैर पटकते हुए और अपनी गति से दुगुनी गति से आगे की ओर बढ़ने से पहले अचानक वह कुछ सेकंड में हवा में 20 बार घूम गया और फिर सीधे आगे की ओर बढ़ गया। तुम क्या कर रहे हो? फेलिसी चिल्लाए, क्योंकि वह अपने परेशान पेट और अपनी धुंधली नज़र को नियंत्रित करने के लिए जितना हो सके उतना संघर्ष कर रही थी, जो बेकाबू होकर घूम रही थी। वह क्या है? जेरास ने मासूमियत से पूछा, जिसके परिणामस्वरूप फेलिसी ने उपहास किया। अगली बार ऐसा करो और मैं तुम्हारी गर्दन पर उल्टी कर दूंगी। वह जोर से चिल्लाई, उसका दिल कुछ सेकंड पहले जो हुआ उसके डर से फटना चाहता था। उसने अपने जीवन में कभी इतना परेशान महसूस नहीं किया था। न केवल वह हवा में लगभग 200 मीटर ऊपर थी, और अगर वह गिरती तो उसके बचने की संभावना मूल रूप से शून्य थी। उसे बस अपने पूरे शरीर को हवा में 20 बार घुमाना था, जिससे दुनिया अनियंत्रित रूप से घूमती रहती। ये उसके लिए मौत से भी बदतर नियति थी। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, है न? जेरास ने पूछा। मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हमें पहले इस पहाड़ को पार करना होगा, फिर हम एक बार फिर अपनी दिशा पा लेंगे। फेलिसी ने पीछे से आवाज लगाई, जिसके परिणामस्वरूप जेरास ने सिर हिलाया। जेरास तेजी से अपनी सबसे तेज गति से हवा में उड़ता रहा। उसने जमीन पर कई खतरनाक जीवों को देखा था, लेकिन वह उन सभी से कुशलता से बचने में सक्षम था, क्योंकि वह हवा में और ऊपर उड़ता हुआ तेजी से आगे निकल जाता था, इससे पहले कि वे उसे देख पाते। जमीन पर ऐसी जगहें भी थीं जहां उनके बीच एक अनियंत्रित खाई थी, और अगर वह फेलिसी के साथ चल रहा होता तो उनके लिए उसे पार करना असंभव होता। कोई भी साधारण मनुष्य उस खाई से नहीं गुजर सकता था, जिससे उसे पता चलता था कि वास्तव में इस क्षेत्र में साधारण मनुष्यों को किसी न किसी तरह से टॉवर पर जाने से रोका जाता है, भले ही वे पहले से ही इस क्षेत्र के मालिक थे। यहाँ आकर जेरास को क्षेत्र के बारे में कुछ अजीब बातें पता चलीं। सबसे पहले, यहाँ के आदिवासी किसी तरह से आम लोगों से ज्यादा मजबूत थे, जैसे फेलिसी के चाचा बाल्टिमो, जिनके पास एक दूसरे दुनिया के व्यक्ति से लड़ने और बचने का रिकॉर्ड था। और सच में, जेरास को एहसास हो गया था कि बूढ़े चाचा की शारीरिक शक्ति वास्तव में सामान्य से ज्यादा मजबूत थी। यही बात उसके दोस्त फर्नांज के लिए भी थी। उनकी शारीरिक शक्ति, भले ही वे नश्वर थे, आसानी से अर्ली कॉस्मिक रैंक के जागृत व्यक्ति से मुकाबला कर सकती थी। सामान्य मनुष्यों के रूप में उनके पास इतनी शारीरिक शक्ति कैसे थी, जिन्होंने कभी भी मन का थोड़ा सा भी हिस्सा अवशोषित नहीं किया? ये कुछ ऐसा था जिसने जेरास को गहराई से हैरान कर दिया। और साथ ही, आदिवासी उतने कमजोर नहीं थे जितने वे दिखते हैं। एक उदाहरण उस बूढ़ी महिला का था, जिस रेस्टोरेंट में वह और फेलिसी गए थे। जेरास ने खुद को दरवाज़ा खोलने से रोक लिया था, क्योंकि उसे दरवाजे की घुंडी से एक अजीब सी शक्ति का आभास हो रहा था।
एक अजीब सी शक्ति जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर दिया, और फिर भी उसे आभास हो गया कि इसका आदिवासियों पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए उसने स्टाइलिश तरीके से फेलिसी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था और घुंडी को छूने से परहेज किया था। यह एक खास जाल की तरह था जो सिर्फ दूसरी दुनिया के लोगों या यूं कहें कि मन वाले लोगों के लिए काम करेगा। इसने उसकी जिज्ञासा को जगाया। आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल वे रहस्यमयी तरीके से कर रहे थे? क्या ये वही शक्ति थी जिसके बारे में उसने ग्रिमोire में पढ़ा था? इस क्षेत्र में एक अजीब तरह की शक्ति थी जिसने आदिवासियों को सामान्य से ज्यादा ताकतवर बना दिया था, जिसे सराय में रहने वाली उस बूढ़ी महिला ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, और जिसे एलिरशन ने जंगल के जानवरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि वे उस पर हमला कर सकें। एक ऐसी ऊर्जा जो मन नहीं थी और जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। आखिर यह किस प्रकार की ऊर्जा है? ज़ेरास ने अपने आप से सोचा, क्योंकि वह तेजी से हवा में उड़ रहा था। मेरे सारे जवाब, मैं टॉवर में सब कुछ ढूंढ लूंगा। मुझे टॉवर तक पहुंचना है, ज़ेरास ने मन ही मन सोचा। टॉवर तक पहुंचने का उसका दृढ़ विश्वास और भी बढ़ रहा था। उसने सोचा था कि वह काफ़ी मजबूत है और अपने सारे जवाब जानने के करीब है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था। अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं, और वह ये सुनिश्चित करेगा कि वह इन सब की तह तक पहुंच जाए। ओह ज़ेरास! फेलिसी की आवाज़ अचानक गूंजी जब ज़ेरास ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। क्या है? हम लगभग 8 घंटे से उड़ान भर रहे हैं। क्या हम आराम कर सकते हैं? उसने कहने के लिए संघर्ष किया। ज़ेरास की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही उसने आदेश दिया, वह एक पहाड़ पर जा गिरा, उसके हाथ उसे चीरते हुए और धीरे धीरे अपने उतरने की गति को धीमा करते हुए। वह स्थिर रूप से ज़मीन पर उतरा, जबकि फेलिसी ने ज़मीन को स्थिर महसूस करने के बाद खुद को उससे अलग किया, इससे पहले कि वह तेज़ी से एक चट्टान की तरफ भागती। और फिर उसने लगातार अपने अंदर की सारी चीज़ें उगल दीं, जबकि ज़ेरास बस झुकी हुई निगाहों के साथ वहां खड़ा था। वास्तव में नश्वर कितने कमज़ोर हैं। अध्याय 703, दौड़ना। लगभग 5 मिनट के बाद फेलिसी आखिरकार वापस उठ खड़ी हुई जब ज़ेरास ने उसे पानी की बोतल दी। उसने अपना चेहरा धोया और फिर कमज़ोर होकर पीठ के बल गिर पड़ी। क्या? उसने ज़ेरास के अविश्वास के भाव को देखते हुए पूछा। ओह कुछ नहीं, कठोर अभिनय करना बंद करो। मैं अब लगातार 8 घंटे से आसमान में हूँ, घोड़े से भी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा हूँ। तुमने मुझसे कैसे उम्मीद की थी कि मैं दबाव को संभाल पाऊंगा? ऐसा नहीं है कि तुम इससे भी बदतर हालात से गुजरे हो, है ना? फेलिसी ने झपट्टा मारा जबकि ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। तुम्हारे सामान्य होने के लिए हमें और कितने घंटे इंतज़ार करना होगा? ज़ेरास ने पूछा। मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ, उसने कहा। जैसे ही ज़ेरास तुरंत अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी गर्दन भयानक गति से उसके पीछे की ओर झटके से मुड़ गई, और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाए। क्या हुआ? फेलिसी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे लगा कि वह किसी के द्वारा खींची जा रही है। अगले ही पल पूरी दुनिया धुंधली हो गई, क्योंकि ज़ेरस अपनी सबसे तेज गति से भागा और तेजी से अपनी पिछली गति से दोगुनी गति से दूर चला गया। वाह भा, ये बहुत तेज है, ज़ेरस ने खुद से सोचा। उसका दिल उसकी छाती के भीतर तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह तेजी से हवा में आगे बढ़ रहा था, अपने भौतिक शरीर की शक्ति से अंतरिक्ष को अलग कर रहा था। अरे तुम बहुत तेज चल रहे हो, क्या हुआ? फेलिसी ने कहने के लिए संघर्ष किया। उसने पाया कि हवा तेजी से उसके खुले हाथों पर थपथपा रही थी और उन्हें रूबी लाल कर रही थी। लेकिन ज़ेरस के पास इस पर ध्यान देने का समय भी नहीं था। वह जितनी तेजी से हो सके दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लगातार 7 घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद, जब चांद पहले से ही क्षितिज पर दिखाई दे रहा था, ज़ेरस आखिरकार एक पहाड़ी चट्टान के एक साधारण हिस्से से पहले नीचे उतरा। पहाड़ की सतह पर एक गोलाकार दीवार को चीरते हुए और उसमें घुसते ही उसके कटाना के म्यान से बाहर निकलने की आवाज़ सुनाई दी, इससे पहले कि वह पत्थर को वापस उसी जगह पर लुढ़का दे जहां वह था। फेलिसी के होठों से राहत की सांस निकली जब वह नीचे उतरी और अपनी पीठ के बल लेट गई। उसकी हड्डियां लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से टूट रही थीं। अजीब बात यह है कि जिस अतिरिक्त बड़ी गुफा में वे थे, उसमें एक छेद था जिससे तारों की रोशनी से क्षेत्र में रोशनी आ रही थी। वह ज़ेरास को बंद प्रवेश द्वार पर खड़ा देख सकती थी। उसके हाथ उसे चुप रहने का संकेत दे रहे थे और उसके कान दरवाजे से सटे हुए थे। उसकी आंखें तेजी से अपनी जेबों में घूम रही थीं। वे चले गए हैं, ज़ेरास ने खुद से सोचा, राहत की सांस छोड़ते हुए दीवार से नीचे खिसकने से पहले चमकीली तारों की रोशनी को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में परिचितता की चमक थी और उसका ट्रोल वाला भाव उसके चेहरे से तेजी से गायब हो गया। क्या हमारा पीछा किया जा रहा है? फेलिसी ने पूछा जब ज़ेरास ने आखिरकार अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। फिर उसने भावशून्यता से कंधे उचका दिए। इसकी चिंता मत करो, उसने उसे विदा करते हुए कहा, उसके बैग को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर लाने से पहले। हम रात के लिए यहाँ रुकेंगे, हम सुबह की भोर में फिर से चलेंगे।
मैं कुछ घंटे पहले ही पर्वत श्रृंखला का अंत देख सकता हूँ। हम कल इस जगह को छोड़ सकेंगे। उसने उठने से पहले उससे कहा और उस क्षेत्र में चला गया जहां तारों की रोशनी केंद्रित थी और जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें जल्द ही बंद हो गईं क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। फिर ज़ेरास को एक परिचित आभा महसूस हुई, एक आभा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था कि यह किसकी है। यह कोई और नहीं बल्कि वे सफ़ेद एलियन थे जो उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो गए थे। उसने सोचा था कि यह क्रमा ही था जो उसे वापस उनके पास ले आया था, लेकिन कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो ज़ेरास को तुरंत हार मानने और भागने पर मजबूर कर दे। वहां दो आभाएं थीं, उनमें से एक वह थी जिसे वह परिचित पाता था और एक जिसे वह आत्मविश्वास से संभाल सकता था, भले ही इसके लिए उसे थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। लेकिन दूसरी, ये बहुत शक्तिशाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। आभा अमर रैंक पर थी, ज़ेरास की साधना के समान चरण। लेकिन जिस बात ने उसे भागने पर मजबूर किया वह ये तथ्य था कि अभी वह वास्तव में अमर रैंक पर नहीं था। वह अपने मन का उपयोग नहीं कर सकता था और इसलिए अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था और न ही वह अपने स्टार बॉडी का उपयोग कर सकता था। उसके पास केवल उसकी क्रूर शक्ति थी, कुछ ऐसा जो निस्संदेह मजबूत था लेकिन एक सच्चे अमर रैंक विशेषज्ञ की शक्ति के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता। वे अपनी सच्ची साधना तक कैसे पहुंच पाए जबकि हर कोई इसे सक्रिय नहीं कर सकता? ज़ेरास ने संकुचित आंखों से खुद से सोचा, काश वह उन एलियंस की अजीब कला को अपने हाथों में ले पाता। शायद वह इतना दयनीय न होता। हमारा पीछा किया जा रहा था, है न? फेलिसी की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने उसके कदमों की आवाज़ महसूस की जो उसके बगल में आकर रुकी, और वह बैठ गई। उसके हाव भाव से लगता है कि वह ज़ेरास के कंधे उचकाने को जवाब के तौर पर नहीं लेगी। हाँ, हम थे, ज़ेरास ने रूखेपन से जवाब दिया। और तुम भागे? फेलिसी ने पूछा, उसकी आवाज़ में थोड़ा अविश्वास था। हाँ, मैं भागा, ज़ेरास ने रूखेपन से जवाब दिया। वाह, लेकिन मुझे लगा कि तुम मजबूत हो। फेलिसी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हुए कहा और ज़ेरास अपने दिल में केवल हंस सकता था। हाँ, मैं हूँ। अगर तुम मजबूत हो तो तुम क्यों भागे? उसने अपनी पीठ के बल लेटकर और उत्सुकता से उसे घूरते हुए उससे पूछा। धीरे धीरे ज़ेरास ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, सीधे उसकी तीखी नारंगी आंखों में देखा। तुम्हारी वजह से, ये सच नहीं है, फेलिसी ने उसके चेहरे को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जल्द ही यह शांत हो गया क्योंकि उसने ज़ेरास की देखभाल करने वाली अभिव्यक्ति को एक दुष्ट मुस्कान में बदल दिया। बेशक मैं नहीं करता, हा 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 हा, ज़ेरास ने जवाब दिया, उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसते हुए। क्या तुम्हें हर समय मेरी भावनाओं के साथ खेलने में मजा आता है? फेलिसी ने पूछा, थोड़ा गुस्सा और विश्वासघात महसूस करते हुए। उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन उसने अपने सिर को उसके हाथ की पहुंच से दूर करके आसानी से इसे टाल दिया। मुझे तुम्हारी भोली भाली बात पसंद है। ऐसा हर बार नहीं होता कि तुम ऊपरी क्षेत्र में ऐसी भोली भाली लड़की देखते हो। ज़ेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया क्योंकि फेलिसी ने खुद को उससे दूर करने से पहले ठंडी सांस ली। वह सुनिश्चित करेगी कि वह फिर से उसकी चालों में न फंसे। वास्तव में मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, उसने कहा और फिर उस पर उपहास किया और गुस्से में आग बबूला होकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उफ, कितना भोला! ज़ेरास ने खुद को तारों की रोशनी में आराम से बैठने से पहले सोचा, एक आरामदायक झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह तारों की रोशनी को अवशोषित नहीं कर सका, लेकिन इसमें रहने से उसका शरीर शांत हो गया और उसे विशेषज्ञ मालिश से भी बेहतर महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही फेलिसी के अचानक सवाल ने उसे बाधित कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपरी क्षेत्रों की महिलाएं कैसी हैं? उसने अचानक उससे पूछा। ज़ेरास ने अजीब सवाल पर एक भान उठाई, लेकिन उसकी जिज्ञासा को देखकर उसने हाँ कर दी। ठीक है, मैं जिस व्यक्ति से भाग रहा था वह एक महिला थी, ज़ेरास ने उसे जवाब दिया और फेलिसी ने जोर से हंसने से पहले एक भान उठाई। तुम इतनी तेज भागे, मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन यह वास्तव में एक दूसरी दुनिया की महिला थी। सच में, तुम कितने रीढ़विहीन हो, फेलिसी ने मजाक किया, जबकि ज़ेरास मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ओह, तो अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? उसने उत्सुकता से उससे पूछा और उसने जवाब देने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। मैं बस उसे लुभाता। ओह, उसे लुभाता, किस तरह से? शायद उसे यह बताकर शुरू करें कि उसकी आंखें सुंदर हैं। फिर एक दिल को छू लेने वाली बातचीत शुरू करें, जहां आप उसकी हर बात पर गंभीरता से ध्यान दें और तारीफ में आहें भरना सुनिश्चित करें। मुझे यकीन है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो वह आपके साथ कुछ भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करती और आपने एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली होती। खांसी, 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 खांसी की आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि ज़ेरास को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वह फेलिसी की ओर मुड़ा और सोचने लगा कि क्या वह उससे मजाक कर रही है, लेकिन उसकी गंभीर अभिव्यक्ति ने कुछ और ही कहा। क्या आपको लगता है कि सबसे अच्छी बात यह होती कि आप खुलकर बात करते?
ज़ेरास ने पूछा, जबकि फेलिसी ने अपनी भौहें सिकोड़कर एक बार फिर अपने विचारों की जांच की, इससे पहले कि वह अंततः सिर हिलाती। हाँ, यही सबसे अच्छी बात है जो तुम्हें करनी चाहिए थी, उसने बहुत ही आश्वस्त होकर उत्तर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारा उत्तर मिल गया है कि ऊपरी क्षेत्र की महिलाएं कैसी होती हैं। सबसे पहले, वे खुद को महिलाएं नहीं समझती। वे किसी पुरुष का सिर काटने से पहले पलक भी नहीं झपकाएंगी, चाहे वह उनसे कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। ऊपरी क्षेत्र में पुरुष और महिला के बीच लगभग कोई अंतर नहीं है। सभी साधक या जागृति करता हैं। साथ ही वे ये जानने के लिए पर्याप्त समझदार हैं कि ऐसी दुनिया में प्यार पाना असंभव है। इसका उद्देश्य केवल एक ही चीज़ है और वह है एक साथ मिलकर एक और भी मजबूत वंश बनाना। इसलिए जब भी कोई पुरुष उनसे बात करता है तो वे टमाटर की तरह लाल नहीं हो जाती। तुम्हारी तरह। अध्याय 704 फेलिसी का परिवर्तन 1। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनाया गया है, फेलिसी ने उत्तर दिया, खुद को ये सुनिश्चित करते हुए कि वह शैतान की दुष्ट दोस्ती को स्वीकार न करे जो हर बार उसका मजाक उड़ाना चाहती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसी को नीचे देखने या दूसरे का मजाक उड़ाने से किस तरह का आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दुनिया के लोग पहले से ही अजीब लोग नहीं थे। कल का दिन लंबा होगा फेलिसी, सो जाओ, ज़ेरास ने उसे उत्तर दिया और वह एक तरफ मुड़ गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वह लगातार कमज़ोर अवस्था में प्रवेश कर रहा था जो उसकी आस नींद को दर्शाता था। शुभ रात्रि ज़ेरास, फेलिसी ने फुसफुसाया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और नींद में चली गई। ऊपर की ओर चमकती हुई तारों की रोशनी ने उन आकृतियों को रोशन कर दिया जो आपस में जुड़ी हुई थीं और उनकी पीठ एक दूसरे की ओर मुड़ी हुई थी। हालांकि तारों की रोशनी ने उन दोनों के बारे में एक गहरा सच भी उजागर किया। ज़ेरास की पीठ से एक अजीब सी सफ़ेद आभा निकली जो सीधे फेलिसी के शरीर में समा गई, जिससे उसके नारंगी बाल उसके सिर पर बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे जैसे कि हल्की हवा से उड़ गए हों। धीरे धीरे उसके बालों के कुछ हिस्से चांदी के सफ़ेद रंग में बदलने लगे, जिससे एक आकर्षक लेकिन खूबसूरत तस्वीर बन गई। सुबह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आई। गुफा में खुले छेद से सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थीं और जमीन पर पड़ी अनोखी आकृति को रोशन कर रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि चांदी के सफ़ेद और नारंगी बालों के अजीब विपरीत रंग वाली एक महिला थी। फेलिसी के होठों से एक बड़ी जम्हाई निकली। जैसे ही वह उठी, उसकी आंखें गुफा के क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं और बड़ी दीवारों की अंधेरी छाया में लेटी हुई एक आकृति पर आकर रुकी। उसकी सूक्ष्म नीली आंखें उसे शांति से घूर रही थीं, फिर भी उनमें भ्रम को छिपाने में विफल रहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुबह हो चुकी है, हमें चलते रहना है, फेलिसी ने ज़ेरास को डांटा और बाहर निकलने से पहले मुस्कुराया, जिससे उसे खुद को तैयार करने के लिए जगह मिल गई। 30 मिनट से भी कम समय बाद फेलिसी गुफा की दीवार से बाहर आए और उसके बगल में खड़े युवक को देखा जिसने बैग पर अपना हाथ फेरा और वह हवा में गायब हो गया। एक बार फिर वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम कभी अपने कपड़े नहीं बदलते? पिछले 3 दिनों से तुम वही पहने हुए हो, फेलिसी ने पूछा और ज़ेरास ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले कंधे उचका दिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फेलिसी आसानी से जाने को तैयार नहीं थी। और फिर भी उसने कहा, मैंने इसे कभी गंदा नहीं देखा, एक बार भी नहीं, यात्रा की सारी धूल के साथ। क्या तुम कभी इसे मेरी पीठ के पीछे धोते हो? उसने उससे पूछा, लेकिन उसके एक पैर ने जल्द ही एक चट्टान को छू लिया और उसके होंठों से सदमे की हल्की सी चीख निकल गई। वह तेजी से नीचे खिसक गई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही ज़ेरास ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें पता है कि अगर तुम इस ऊंचाई से गिरोगी तो तुम पूरी तरह से चिपक जाओगी, है ना? शायद तुम्हें अपनी जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़ेरास ने उसके सारे सवालों का जवाब दिया और उसे अपने बगल में चट्टान पर बिठाया और उसे उसके पिछले गंतव्य से कुछ फीट दूर ले आया। और तुम्हारी गंध भी अभी भी वैसी ही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं। तुम दूसरी दुनिया के लोग वाकई अजीब हो, फेलिसी ने कहा और ज़ेरास ने अपना सिर हिलाते हुए चलना जारी रखा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब 5 मिनट बाद फेलिसी अभी भी उसके बगल में थी, उतनी ही तेजी से चढ़ रही थी जितनी वह था। रात भर उसके आधे बाल बिल्कुल मेरे जैसे चांदी जैसे सफ़ेद हो गए और अब वह कल की तुलना में 3 गुना मजबूत है। उसके साथ कुछ अजीब चल रहा है और उसे अभी तक पता भी नहीं है। ज़ेरास ने फेलिसी को खुद से अंतहीन सवाल करते हुए देखकर खुद से सोचा। ज़ेरास ने अपनी गति को एक पायदान ऊपर उठाया और तेजी से उसके पीछे चला गया तो वह उसके पीछे से निकल गई। 5 मिनट और तेजी से बीत गए और आखिरकार ज़ेरास का हाथ पहाड़ की सपाट सतह को छू गया और वह खुद को ऊपर की ओर खींचता हुआ ऊपर की ओर चला गया। फिर वह नीचे फेलिसी के पास पहुंचा और उसे सतह पर उठा लिया। ओह, फेलिसी ने थोड़ी थकान में सांस छोड़ी जब उसने अपने नीचे देखा और उसकी छाती लगभग जम गई। क्या मैं वहां से इतनी ऊपर चढ़ गई हूं? और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।
थका हुआ उसके पीछे से आवाज पूरी हुई जब वह जेरास की ओर देखने के लिए मुड़ी, जिसकी आंखें दूर की पर्वत श्रृंखला पर टिकी हुई थीं। हाँ, मैं आज अजीब तरह से जीवित महसूस कर रही हूँ, उसने कहा, कुछ बार उछलते हुए और महसूस करते हुए कि उसका शरीर अजीब महसूस कर रहा है। ये बहुत हल्का था, अविश्वसनीय रूप से। पहाड़ श्रृंखला किसी तरह 3 रास्तों में विभाजित है। मैं देख नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 रास्तों में से 1 या 2 रास्ते अंत में एक मृत अंत की ओर ले जाएंगे, ये देखते हुए कि वे कितने आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर हम सही रास्ता कैसे जानते हैं? जेरास ने फैली हुई पर्वत श्रृंखला को देखते हुए सोचा। वह बता सकता था कि वे 3 रास्तों में घूमते हैं। अगर खेती के मैदानों से गुजरने के उसके सभी सालों से उसे कुछ पता चलता है, तो वह ये कि इनमें से 2 रास्ते शायद एक मृत अंत की ओर ले जाएंगे, और केवल एक ही सही होगा। जब तक वह ऊपर नहीं उड़ सकता और सब कुछ नहीं देख सकता, तब तक उनके लिए बहुत उम्मीद नहीं थी, सिवाय इसके कि वे तुरंत सही रास्ते पर आ जाएं जो उन्हें सीधे इस पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जाए। कभी कभी यह निश्चित नहीं होता था, लेकिन केवल अच्छे की कामना कर सकता था। यही सही रास्ता है, फेलिसी ने कहा, जब जेरास उसकी ओर मुड़ा और उसने देखा कि वह अपना हाथ सबसे बाईं ओर ले जा रही है, वह क्षेत्र जहां जेरास को सबसे ज्यादा भरोसा था कि वह एक मृतंत की ओर ले जाएगा, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएं कितनी विषम थीं। और तुम्हें ये कैसे पता? उसने संदेह से पूछा, क्योंकि फेलिसी की आंखें उसके सवाल पर सिकुड़ गईं, फिर भी वह अडिग थी। मुझे पता है। कैसे? मुझे लगता है कि सही रास्ता वही जगह है। और अरे, मैं इस यात्रा पर नाविक हूं, तुम नहीं। अगर मैं कहता हूं कि यह सही रास्ता है, तो यह सही रास्ता है। ठीक है, तो तुम आखिरकार बॉस हो। अध्याय 705, फेलिसी का परिवर्तन 2। जेरस ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया और फेलिसी को अपनी पीठ पर उठा लिया। क्या तुम मुझे इस तरह से नहीं खींच सकते? फेलिसी अचानक हरकत से चीखी जिसने उसे हवा में उड़ा दिया, इससे पहले कि वह उस वस्तु को महसूस करती जिस पर वह जल्दी से उतरी, जो हमेशा जेरस की पीठ थी। और तुमने कैसे सोचा कि मैंने ये किया? जेरस ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि वह तेजी से दूर की ओर भागा, फेलिसी की भविष्यवाणी पर विश्वास करने का फैसला किया। हालांकि जेरस को यह अजीब लग रहा था कि कोई व्यक्ति केवल महसूस करने से कुछ सही कर सकता है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह कम से कम उनकी यात्रा में नाविक थी। इधर उधर अनुमान लगाने के बजाय वह कम से कम पहले उसके विचार का पालन करने की कोशिश कर सकता था। और अगर यह गलत निकला, तो वह अपनी उंगली उसकी नाक पर रख सकता था और उसे अपना समय बर्बाद करने के लिए दोषी ठहरा सकता था। हो सकता है कि आप नीचे जमीन पर जाकर शुरू करें और फिर मैं ऊपर चढ़ूं। जेरास ने अपना सिर हिलाया तो फेलिसी ने बड़बड़ाया, मुझे अपना खास तरीका थोड़ा ज्यादा मजेदार लगता है ना? उसने फेलिसी के नाक भान सिकोड़ते हुए पूछा। हवा में उछाले जाने में क्या मजा है? उसने सीधे उसके कान में चिल्लाया, जिसके परिणामस्वरूप जेरास की हंसी फूट पड़ी। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे कान में चिल्लाने की वजह से मैं गिर जाऊं, तो हम दोनों जमीन पर गिर जाएंगे। और अंदाजा लगाओ कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? जेरास ने पूछा और फेलिसी ने शांत होने से पहले झुंझलाहट दिखाए। अब ऐसा ही है, उसने विजयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले कुछ घंटों तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि जेरास ने फेलिसी को नुकसान पहुंचाए बिना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा पूरी करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ता, तो वह शायद उस घर्षण के कारण आग की लपटों में जल जाती जिसे उसका नश्वर शरीर सहन नहीं कर पाता। लेकिन उसने जल्दी ही नोटिस किया कि जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तब भी फेलिसी की त्वचा जो सामान्य रूप से लाल हो जाती थी, घर्षण के कारण दबाव का संकेत, उसका रंग ज्यादा नहीं बदला। और धीरे धीरे उसने अपनी गति को अपनी पूरी गति से लगभग आधा कर दिया, इससे पहले कि वह अंततः लाल त्वचा के धब्बे दिखाई देने लगे। इसमें अब कोई संदेह नहीं है, वह कल रात और भी मजबूत हो गई थी। आखिर उसे क्या हुआ? उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम कितने साल की हो? फेलिसी की आवाज अचानक उसके कान के पीछे से गूंजी, जब जेरास ने अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया। और ऐसा क्यों है? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद क्यों हैं। लोगों के बाल सिर्फ बुढ़ापे में सफ़ेद होते हैं, तुम्हें पता है। तो तुम सोच रही हो कि क्या मैं कोई 1000 साल पुराना रोच हूं जो एक सुंदर युवा होने का दिखावा कर रहा है? जेरास ने उसकी नासमझी पर हंसते हुए कहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। मेरे चाचा कहते हैं कि तुम दूसरी दुनिया के लोग वास्तव में जितने दिखते हो उससे ज्यादा बूढ़े हो। उन्होंने बताया कि आप में से सबसे छोटा व्यक्ति अभी भी 1 सदी से ज्यादा उम्र का होगा, भले ही आप सभी 20 के आसपास ही दिखते हों। आप सामान्य से ज्यादा धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, फेलिसी ने जवाब दिया, और जेरास इसका खंडन नहीं कर सका। उच्च लोगों के विभिन्न प्रतिभाशाली लोग वास्तव में 1 सदी से ज्यादा उम्र के हैं। कम से कम उसने कभी किसी के ब्रह्मांड रैंक तक पहुंचने के बारे में नहीं सुना था जब तक कि वे 100 साल से ज्यादा उम्र के न हों। हालांकि एकमात्र अपवाद अभी भी वह था। मैं बूढ़ा नहीं हूं, जेरास ने जवाब दिया, वास्तव में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मुझे पता है, फेलिसी ने कहा और जेरास ने भौहें उठाईं। और तुम्हें कैसे पता?
क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। ना समझ। आखिरी चीज जो तुम करना चाहोगे वह है मेरी तुलना अपने साथ करना, जेरास ने कहा और फेलिसी मुस्कुराई, खुश थी कि उसने आखिरकार उसका बदला ले लिया। मुझे पता है कि तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम उन दूसरे लोगों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करते हो। तुम एक जवान आदमी की तरह व्यवहार करते हो। और तुम इस बात की विशेषज्ञ लगती हो कि युवा पुरुष कैसे व्यवहार करते हैं। जेरास ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैं युवा पुरुषों की विशेषज्ञ हूँ। बेशक, सबसे खास, फेलिसी ने काफी गंभीरता से उत्तर दिया। और वह कौन है? मेरे पिता, मेरे चाचा मुझे बताया करते थे कि वे किस तरह के आदमी थे। जब मैं बहुत छोटी थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। वे अभी भी एक युवा व्यक्ति थे। हालांकि वे सबसे अच्छे व्यक्ति थे। और तुम कुछ मानदंडों पर खरी उतरती हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम बूढ़ी नहीं हो। तुम शायद आधी सदी से भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हो। मुझे पता है, फेलिसी ने जवाब दिया और जेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब ये भी याद नहीं रख सकता कि मैं कितने साल का हूँ। 25 या 26 या 27। जेरास ने मन ही मन सोचा और फिर मन ही मन कहा, जैसे कि यह भी मायने रखता है। सच में, ऊपरी क्षेत्रों में उम्र का कोई खास महत्व नहीं होता। इसे सालों के बजाय सदियों में गिना जाता है। ज्यादातर जीनियस एक सदी से ज्यादा लेकिन 1000 साल से कम उम्र के होते हैं। कुछ कबीले के नेता हजारों साल पुराने हैं और कुछ प्राणी अनगिनत युगों के हैं। वर्गीकरण उससे ज्यादा जटिल नहीं था। चाहे कोई 50 हो या 100 या 200 या 1 मिलियन, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कम से कम यह आपके प्रतिद्वंद्वी को अपनी तलवार से आपकी गर्दन भेदने से नहीं रोकेगा। और तुम कितने साल की हो, फेलिसी? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। मैं जवान हूँ। मेरे बाल तुम्हारे जैसे सफ़ेद नहीं हैं, तुम्हें पता है, फेलिसी ने कहा, उसका मजाक उड़ाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि जेरास ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पकड़ ली थी, कुछ सेकंड के लिए उसे कसकर दबाया और फिर छोड़ दिया। तुम 21 साल की हो, उसने जवाब दिया और फेलिसी की आंखें हैरानी से चमक उठीं। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे खास तरीकों से, और वास्तव में, तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, फेलिसी, जेरास ने उससे कहा और फेलिसी जोर से हंस पड़ी। मेरे नारंगी बालों से जलन हो रही है, उसने पूछा, अपने बालों को पीछे की ओर खींचते हुए और धीरे से झुलाते हुए। शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत है, जेरास ने कहा और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से उसे एक आईना दिया और फेलिसी ने उत्सुकता से उसे अपनी असाधारण सुंदरता को देखने के लिए लिया, जिस पर उसने अब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दरअसल, जब से वह ठीक से पढ़ना सीखी थी तब से वह जीवन से इतनी कटी हुई थी, अकेले रहने के लिए सभी को अनदेखा कर रही थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास ध्यान देने के लिए कुछ और भी बड़ा था। लेकिन उसने कुछ बार आईने में देखा, कभी कभी। लेकिन अब, जब उसने आईना लिया तो उसका मुंह जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने अजीबता देखी। क्या, कैसे? अध्याय 706, आखिरकार पहाड़ से बाहर निकलना। फेलिसी ने आईने में अजीब लेकिन जानी पहचानी तस्वीर को चकित होकर देखा। जब से वह छोटी थी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता हमेशा उसके नारंगी बाल और आंखें थीं, कुछ खास और दुर्लभ जो उसे दूसरों से अविश्वसनीय रूप से अलग बनाती थी। लेकिन अभी, उसके आधे बाल उसके सामान्य नारंगी और एक अजीब चांदी के सफ़ेद रंग का मिश्रण थे। लेकिन जो और भी अजीब था वह चांदी के सफ़ेद रंग का था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी उसके आधे चेहरे पर अनियमित रूप से उड़ रहा हो। ये कैसे हुआ? ये कब से हो रहा है? फेलिसी खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसने अपनी यात्रा की शुरुआत से ही आईने में नहीं देखा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह अपने पूरे नारंगी बालों के साथ सराय से बाहर निकली थी। क्या तुमने कारण नहीं पूछा कि मैं सुबह तुम्हें अजीब तरह से क्यों देख रहा था? खैर, अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है, जेरास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आखिरकार फेलिसी को समझ में आ गया कि जेरास ने आज उसे इतनी गहरी नज़र से क्यों देखा। अब जाकर उसे वास्तव में समझ में आया कि कैसे। क्या तुम वही हो जिसने रात में मेरी अनुमति के बिना मेरे बाल रंगे थे? फेलिसी ने उस पर चिल्लाया, जब जेरास ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसे, क्या तुम्हें यकीन है, वाली नज़र से देखा। फेलिसी के लिए यह समझने के लिए काफ़ी था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, और वह भी उतना ही अनजान था जितना कि वह थी। ऐसा क्यों हुआ? उसने अजीब रंग को देखते हुए उत्सुकता से पूछा, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे यह परेशान करने वाला नहीं लगा, और वास्तव में अच्छा लग रहा था। नारंगी के विपरीत रंग ने बालों को इतना सुंदर बना दिया और उसकी सामान्यता में एक अतिरिक्त अजीबता जोड़ दी। यह ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति को उसका छुपा हुआ दूसरा पक्ष दिखाया जा रहा हो। सामान्य स्वयं से अलग होने की खुशी और संतुष्टि, आईने में देखने पर कुछ और देखने की खुशी। शायद ये उसके वर्तमान अनुभव का उपयुक्त वर्णन होगा। मुझे नहीं पता, जेरास ने संक्षेप में उत्तर दिया। लेकिन यह आपके बालों के रंग जैसा कैसे लग रहा है? लगभग ऐसा लगता है जैसे आपके बालों का एक हिस्सा मेरे बालों में डाल दिया गया हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता?
फेलिसी ने पूछा, जब जेरास जवाब देने वाला था, लेकिन जल्द ही उसने उसकी आवाज़ में कुछ अजीब महसूस किया और उसकी ओर मुड़ा, केवल ये देखने के लिए कि उसकी आंखें उसे सपनों की तरह देख रही हैं। तुम जो भी सोच रहे हो, उसे सोचना बंद करो, जेरास ने गंभीरता से कहा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम अब मन पढ़ सकते हो, फेलिसी ने खिलखिलाते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ? उसने सीधे उसके कानों में फुसफुसाया, उसकी गर्म सांसों ने उसके कान को लाल कर दिया। क्योंकि तुम अजीब तरह से आवाज़ करते हो और मुझे अजीब तरह से देखते हो, जेरास ने कहा, लेकिन इसके लिए सही शब्द नहीं खोज पाया। क्या पसंद है? उसने जोर दिया। एक शैतान से प्यार करने वाली भोली छोटी लड़की की तरह, जेरास ने जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप फेलिसी जोर से हंसी। और एक शैतान से प्यार करने वाली भोली छोटी लड़की में क्या गलत है? ठीक है, वह वही सब कुछ कमाएगी जो शैतान हर किसी के साथ करता है। और वह क्या है? निर्दयता से निगला जाना। और इसमें क्या गलत है? सब कुछ, जेरास ने स्पष्ट स्वर में कहा। मुझे इससे डर नहीं लगता। ठीक है, तुम हर चीज से डरती हो। तो ये झूठ है, जेरास ने फेलिसी के चिल्लाने पर उसे जवाब दिया। मुझे हर चीज से डर नहीं लगता। मैं बस एक चीज से डरती हूं और बाकी सब उसी से पैदा होते हैं, फेलिसी ने जेरास की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए समझाया। और वह एक चीज क्या है? उसने पूछा, क्योंकि उसने महसूस किया कि फेलिसी चुप हो गई है, अपना सिर आराम से टिकाकर सो रही है। जेरास ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, उसे जगह दी। ऐसा लग रहा था कि उसने शायद कोई महत्वपूर्ण रहस्य छू लिया है जिसे वह शायद बताने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को जबरदस्ती जगह देना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। हम करीब हैं, जेरास ने सोचा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने दूर तक देखा। उसे पता चला कि पहाड़ का अंत पहले से कहीं ज्यादा करीब था। जितना ज्यादा वह आगे बढ़ा, उतना ही उसे पता चला कि जिस जगह से उन्होंने पहले गुजरने की पेशकश की थी, वह वास्तव में सही जगह थी। अभी सूरज ढलने के करीब था, आसमान पर नारंगी झरने बरस रहे थे, जिससे हवा में रंगों की एक सुंदर श्रृंखला बन गई। और भी अधिक ऊर्जा के साथ जेरास के पैर तेजी से बढ़ गए, क्योंकि वह तेजी से पहाड़ों के अंत तक पहुंच गया। उसकी आंखें और भी तेजी से चमक रही थीं। गति में वृद्धि ने फेलिसी को सचेत किया, जिससे उसने अपनी आंखें खोलीं। आखिरकार, जेरास ने सोचा, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से कूदकर और तेजी से नीचे की ओर बढ़ते हुए, तेजी से सफेद दुनिया के पास पहुंच गया, जिसने उनके नीचे के पूरे क्षेत्र को ढक लिया और जमीन पर जोर से पटकने के करीब पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी कसी, नीचे की ओर मुक्का मारा, एक शॉकवेव जारी की जिसने उन्हें ऊपर की ओर फेंक दिया, स्वचालित रूप से उनकी गति को कम कर दिया, क्योंकि जेरास ने एक बार फिर बर्फ के कालीन पर धीरे से कदम रखा। तुम सच में सही हो फेलिसी। वह जगह सही जगह थी। तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने आश्चर्य से पूछा कि वह कैसे सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम थी। जेरास कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर अभी वे एक मृत अंत पर पहुंच जाते और उनके पास वापस लौटने और शेष 2 भागों की जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, तो उसे क्या करना पड़ता। अगर उसने कोई विकल्प चुना होता, तो वह फेलिसी के विकल्प को अंतिम विकल्प बनाता, क्योंकि उसने पहले जो अजीब रास्ता देखा था, वह उसे पसंद नहीं था और इससे उसे सही रास्ता खोजने में 3 दिन और लग जाते। तुम देख रहे हो कि मैं नाविक हूं, और मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूं, है न? फेलिसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि जेरास ने सिर हिलाया, लेकिन अंततः उसे सहमत होना पड़ा। हाँ, तुम सच में ऐसा करते हो, उसने कहा, जिससे वह जोर से हंसने लगी। लेकिन अगले ही पल फेलिसी के लिए पूरी दुनिया उलट गई, क्योंकि उसका शरीर तुरंत जमीन से उठा, एक परिचित शरीर को अपने चारों ओर एक गेंद की तरह लिपटा हुआ पाया और फिर एक अविश्वसनीय रूप से तेज विस्फोट की आवाज आई। अध्याय 707, हमेशा के लिए अंकित। एक भयंकर विस्फोट ने पूरी बर्फीली भूमि को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जेरस तुरंत फेलिसी के सामने आ गया, जो उस ज्वलंत प्रक्षेप्य के रास्ते में खड़ा था जिसे उसकी ओर भेजा गया था। यह उसकी रीढ़ की हड्डी पर भयानक शक्ति से टकराया, उसे आगे की ओर धकेल दिया, लेकिन साथ ही वह उसे एक गेंद की तरह लपेटता हुआ। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, हर प्रभाव के साथ दरारें दिखाई देती हैं। आखिरकार वह रुक जाता है। खुद को खोलते हुए उसकी आंखें विस्फोट के धुएं और भाप से फटी हुई थीं। उसने आखिरकार जिम्मेदार समूह को देखा। वे पहले फेलिसी को मारने की कोशिश करते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह सबसे कमजोर है। उसके रास्ते से हटने के बाद उनके पास मुझसे निपटने का समय होगा, जिसकी मानसिक स्थिति सबसे अधिक संभावना से दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी और मुझे गिरने का अधिक खतरा होगा। वे कम से कम बुद्धिमान हैं, ये तो पक्का है, जेरस ने भौहें सिकुड़ते हुए विश्लेषण किया, जब फेलिसी ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, अपने चेहरे पर अजीब सुनहरा खून पोंछते हुए। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा और जेरास की ओर देखा, जो दूर से गंभीरता से देख रहा था। धीरे धीरे वह भी उन लोगों को देख सकती थी जो धुएं से बाहर आ रहे थे। लगभग 2 दर्जन 3 मीटर लंबे मनुष्यों का एक समूह, अपने हाथों में अजीबोगरीब ज्वलंत क्रॉसबो पकड़े हुए और अजीबोगरीब जानवरों की खाल पहने हुए।
एक नज़र से जेरास बता सकता था कि वे निश्चित रूप से दूसरी दुनिया के लोग नहीं थे और सबसे अधिक संभावना आदिवासी थे। लेकिन उसने उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंका क्योंकि वह अभी भी अपनी पीठ से झुलसने वाले दर्द को महसूस कर सकता था जहां उनका एक तीर टकराया था। अगर वह बिना रोके उनके सभी वर्तमान में लोड किए गए ज्वलंत तीरों को ले लेता तो उसे तुरंत एक घुटने पर मजबूर होना पड़ता। पीछे रहो फेलिसी, और जो कुछ भी हो 1 इंच भी मत हिलना, जेरास ने गंभीरता से चेतावनी दी क्योंकि उसका हाथ उसके कटाना की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आखिरी सेकंड में उसके हाथों को किसी और ने नहीं बल्कि फेलिसी ने पकड़ लिया और जेरास ने उसे एक भौं उठाकर देखा। इस बार तुम क्या कर रहे हो? जेरास ने अपने मन में सोचा। चिंता मत करो, वे दुश्मन नहीं हैं, उसने उससे कहा, जबकि जेरास ने समूह पर अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिन्होंने अभी भी अपने तीर उन पर निशाना साधे हुए थे, जैसे कि संकेत का इंतजार कर रहे हों। मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं है, नारागिया मुरेलास, फेलिसी ने अचानक दूर से उन पर चिल्लाया क्योंकि जेरास ने उनमें एक स्पष्ट भावनात्मक परिवर्तन देखा। सबसे प्रमुख था सदमा। धीरे धीरे फेलिसी एक घुटने पर बैठ गई और फिर एक अजीब अभिवादन मुद्रा में दोनों हाथ फैलाए। रुइरिटे रोमुआ, उन्होंने वापस दहाड़ लगाई। उनकी आवाज़ें कर्कश और जानलेवा आभा से भरी थीं क्योंकि वे सभी जेरास को देख रहे थे। फेलिसी जेरास की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो संयोग से उसकी ओर मुड़ा क्योंकि वह उनकी बातों के बारे में एक भी बात नहीं सुन पा रहा था। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे मुरिलस योद्धा हैं, इस दुनिया में रहने वाले लोगों का हिस्सा हैं। लेकिन उनका ठिकाना यहीं है। मैंने उनके बारे में उनके चाचा से सुना है। वे क्या चाहते हैं? जेरास ने पूछा, ये देखते हुए कि वे उसे घूर रहे थे। वे चाहते हैं कि तुम अपना सम्मान दो। इससे उन्हें पता चलेगा कि तुम कोई ऐसे दुश्मन नहीं हो जिससे डरना चाहिए, और वे हमारी उपस्थिति का स्वागत करेंगे, फेलिसी ने कहा। जेरास ने लोगों की ओर देखा, इससे पहले कि उसके मुंह से जोरदार उपहास निकला, और फिर जब जेरास ने अपनी कटाना को उनकी ओर घुमाया तो कटाना के म्यान से निकलने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी पीठ हमेशा की तरह सीधी थी। उनसे कहो कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता, खासकर उन कमीनों के आगे नहीं जिन्होंने चुपके से हमला करके मेरे किसी एक को मारने की कोशिश की। जेरास ने फेलिसी को जवाब दिया। उसके अधिक निगाहें आदिवासियों की निगाहों से टकरा रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने जल्दी से उस तीर को नहीं भांप लिया होता और उसे रोक नहीं लिया होता तो फेलिसी टुकड़े टुकड़े हो जाती। हालांकि वह यह मानने में बेवकूफ़ी कर सकती है कि वे अब भी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। वे उसे सिर्फ मारने की कोशिश करने के बाद अपने सामने घुटने टेकने के लिए नहीं कहेंगे। जैसे ही जेरास ने जवाब दिया, फेलिसी ने भी वही जवाब दिया क्योंकि सभी आदिवासियों ने फेलिसी से दूर और सीधे जेरास पर अपने तीर चलाए। ये स्पष्ट था कि वे अब सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और अपने दुश्मनों को पहचान चुके थे। एक बार जब आप किसी तीर के म्यान से बाहर निकलने की आवाज़ सुनते हैं तो बस अपनी आंखें बंद कर लें ताकि उनकी मासूमियत की रक्षा हो। फेलिसी, जेरास की शांत आवाज़ गूंजी जब वह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा और आगे बढ़कर पागलपन को खत्म करने की तैयारी करने लगा। बस रुको जेरास, वे बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हैं। वे बस अपने ज़मीनी अभयारण्य की रक्षा कर रहे हैं। हवा में उड़ते हुए तीर की आवाज़ गूंजी। जैसे एक तीर तेजी से आगे बढ़ा, फेलिसी के माथे की ओर चमका, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक गया क्योंकि एक हाथ ने उसे पकड़ लिया, जिससे तीर फेलिसी की भौहों में छेद करने से बस 1 इंच दूर रह गया। तुमने अपनी पूरी कोशिश की फेलिसी, अब अपनी आंखें बंद करो। यह आवाज़ फेलिसी ने आखिरी बार सुनी थी, इससे पहले कि एक बहुत तेज धमाका हुआ जो कानों को बहरा कर देने वाला था। पूरे इलाके में गूंज उठा और उसके बाद हवा में लाल खून बहने लगा और शरीर के अंग इधर उधर उड़ने लगे। धमाके के बीच से ही रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली चीखें गूंज रही थीं, जो शायद सबसे भयानक दर्द से गुजरने के बाद ही आ सकती थी, जैसे कि धधकते विनाशकारी तीर हवा में घूम रहे हों। लेकिन उन सभी को एक चांदी जैसे सफ़ेद भूत ने काट डाला, जिसने अपने शरीर से उन धमाकों को चीर दिया। ठंडी सफ़ेद तलवार हवा में भयंकर गति से चमक रही थी और हर वार के साथ अमानवीय चीखें आ रही थीं। 5 मिनट से भी कम समय बाद टकराव की आवाज़ गायब हो गई और उसके बाद हवा को अवरुद्ध करने वाले धुएं के बीच से एक प्रभामंडल दिखाई दिया। आखिरकार बाहर निकलते हुए फेलिसी को तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही थी क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि जेरास था। इस बार को छोड़कर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी अच्छी तरह पीटा गया है। लेकिन जैसे ही उसके पीछे का धुआं कम हुआ, वह डर के मारे अपने नितंबों पर गिर पड़ी क्योंकि उसने वह अमानवीय दृश्य देखा जिससे उसका हाथ उसके मुंह पर आ गया और उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। अगले ही पल उसने खुद को उसकी बाहों में पाया और फिर हवा तेजी से फड़फड़ाने लगी क्योंकि पूरी दुनिया तेजी से उसके पास से गुजर गई। फिर भी वह अपनी मृत्यु तक इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाए। अध्याय 708 विश्वास का मुद्दा 1 NNNGGHHHH। गुफा की दीवारों से दर्द की हल्की कराह सुनाई दी। उसके बाद मांस से एक छड़ी के फटने की आवाज़ आई। छी! जेरास के होठों से एक चिढ़भरी बुदबुदाहट निकली जब उसने अपने हाथों में पड़े खूनी तीर के सिरे को देखा और फिर गुस्से में उसे गुफा के बाहर फेंक दिया। उसने उन बेवकूफ़ों से लड़ते हुए गंभीर घाव भी झेले थे,
अगर उसके पास अपनी साधना होती तो उसकी आभा का एकमात्र विमोचन उन्हें पूरी तरह से कुचल कर नष्ट कर देता और उनका अस्तित्व ही मिटा देता। उन कचरे के टुकड़ों से घायल होना उसे और भी परेशान करता था। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, फेलिसी की चिंतित आवाज़ गूंजी जब वह उसके लिए कपड़ा लेकर आई, लेकिन जेरास ने उसे जाने दिया। मैं 5 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो सकता हूं, उसने कहा, और उसके बाद उसने जल्दी से तीर के सिरे निकाल लिए। फेलिसी ने चकित होकर देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पीठ के बल लेट गया, और अगले ही पल गुफा के चारों ओर की छोटी छोटी रक्त की बूंदें ऊपर उठने लगीं और जेरास के शरीर में वापस तैरने लगीं। उसने देखा कि उसकी त्वचा फिर से व्यवस्थित हो गई और खुद को वापस ठीक कर लिया, मानो वह पहले जैसी हो गई हो। सचमुच कुछ ही सेकंड में उसके सारे घाव पहले से ही बंद हो चुके थे और उसकी एक बार फिर से कांच जैसी चिकनी त्वचा दिखाई देने लगी। ये जादुई है, उसने बिना सोचे समझे कहा, लेकिन उसने देखा कि जेरास ठीक होने के बाद भी खड़ा नहीं हो रहा था। जेरास, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जबकि मैं घाव को ठीक कर सकता हूँ, मैं थकावट को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी पीठ को फैलाने के लिए कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने वाला हूँ। जेरास ने जवाब दिया, लेकिन सच तो यह है कि वह वर्तमान में 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था और उसकी अधिकांश मांसपेशियां उन तीरों में डाले गए अजीब जहर से लकवाग्रस्त हो गई थीं। मेरी तरफ देखना बंद करो, मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूँ, उसने अचानक पुकारा, जब फेलिसी ने इग्लू की दीवार पर नीचे खिसकने से पहले अपनी नज़र हटा ली। क्या तुम मुझसे नाराज हो? गुफा की दीवारों से आवाज़ गूंजी जब जेरास ने अपनी भौं उठाने की कोशिश की और दीवार के दूर किनारे पर एक गेंद की तरह सिमटी हुई उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। अगर मैं तुम होते तो मुझे खुशी होती कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ। जेरास ने उसे हल्के से उपहास के साथ जवाब दिया। उसने देखा था कि फेलिसी हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत थी, हमेशा ये जानना चाहती थी कि वह उससे नाराज़ है या खुश। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में जेरास किसी के लिए भी सोचे, और अगर वह उसकी जगह होता तो उसे तब तक खुशी होती जब तक वह सांस लेता रहता। मुझे लगा कि मुरियालिया वास्तव में वैसा ही है जैसा मेरे चाचा ने बताया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे अभी भी मेरे चेहरे पर तीर चलाएंगे और कोशिश करेंगे। तुम्हारे दिमाग में एक छेद कर दो, जेरास ने जवाब दिया, बिल्कुल सही तरीके से वर्णन करते हुए कि वे बड़े बेवकूफ़ वास्तव में क्या करने वाले थे। ये देखते हुए कि फेलिसी का ध्यान भटक गया था, क्योंकि वे आखिरी सेकंड में केवल जेरास को निशाना बना रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कम कर दी है, और फेलिसी ने वास्तव में ऐसा किया था, लेकिन जेरास ने बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कैसे पता था कि वे अभी भी मुझे निशाना बनाएंगे, भले ही यह स्पष्ट था कि उनका इरादा आखिरी सेकंड में तुम्हारी ओर बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम भविष्य देख सकते हो, फेलिसी ने सोचा। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी भी उसके माथे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर तीर को कैसे रोक पाया था। यह ऐसा था जैसे 2 लोगों को 10 योद्धाओं ने बीच में पकड़ रखा हो और उनमें से एक की नाक पर सभी 10 तलवारें सीधी तान दी हों। तभी और वहीं ये स्पष्ट हो जाएगा कि सारा ध्यान निश्चित रूप से उस पर था, दूसरे पर नहीं, और यही बात उस व्यक्ति के बारे में भी कही जा सकती है जिसकी नाक पर ब्लेड लगे थे। उस समय वह बस यही सोच रहा होगा कि वह खुद को कैसे बचाए, और वह अपने साथी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से खतरे से बाहर था। ऐसी स्थिति में अगर सभी लोग अचानक अपना इरादा बदल देते और उसके साथी पर हमला कर देते तो उसे नोटिस करने में बहुत देर हो जाती, क्योंकि वे दोनों पहले से ही सोच रहे थे कि वे लोग केवल उस पर हमला कर रहे थे और अपना ध्यान उसके साथी से हटा रहे थे। लेकिन फिर भी तीर को आखिरी सेकंड में रोक दिया गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है, फेलिसी, जेरास ने शुरू किया, और फेलिसी ने आह भरी। मुझे पता है, शायद इसलिए कि मैं एक भोली लड़की हूँ, उसने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है क्योंकि तुम लोगों पर भरोसा करती हो, शायद थोड़ा ज़्यादा आसानी से। तुमने माना कि जिस दुश्मन की तुम्हें मारने की मंशा कुछ सेकंड पहले दिखाई गई थी, वे अच्छे लोग थे और उन्होंने केवल इसलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि वे तुम्हें नहीं जानते थे। तुम्हें लगता है कि एक बार जब तुम उन्हें बता दोगी कि तुम उनमें से एक हो तो वे तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या शायद इसलिए कि आपके चाचा ने आपको कहानियां सुनाई हैं कि मार्शियल्स या उनका जो भी नाम है, वे एक अच्छी जनजाति हैं जो अपने अभयारण्यों पर आक्रमण पसंद नहीं करते। अंत में आपके आसानी से हार मान लेने के कृत्य को एक बात में समेटा जा सकता है। आपने उन पर भरोसा किया कि एक बार जब आप अपना इरादा स्पष्ट कर देंगे तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आपने अपने चाचा पर भी भरोसा किया जिन्होंने कहा था कि वे एक अच्छी योद्धा जाति हैं। इस तरह आप मूर्ख बन गए। तो आप जानते हैं कि मैं आपकी जान क्यों बचा पाया, है न? जेरास ने उत्सुकता से पूछा, जबकि फेलिसी का सिर घूम रहा था और उसे जल्दी ही यह बात समझ में आ गई। आप उन पर भरोसा नहीं करते। रुको, ये सब कुछ नहीं है, फेलिसी ने कहा, खुद को सही करते हुए। जेरास की दुष्ट मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने दोनों आंखें खोली, उसके चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, जिस पर आश्चर्य और विश्वासघात की भावनाएं थीं।
आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, फेलिसी ने आखिरकार कहा, जबकि जेरास ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, फेलिसी। आपने कहा था कि मासिया अच्छे लोग थे। मान लीजिए कि मुझे तुम पर भरोसा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ घुटनों के बल बैठ जाता, तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हुए कि वे अच्छे लोग हैं, और हम आत्मसमर्पण कर देते, अनिवार्य रूप से बंदी बन जाते। लेकिन मैंने न केवल उन पर भरोसा नहीं किया, फेलिसी, मुझे तुम्हारी बातों पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी तरह जाल में नहीं फंसा, और मैं किसी भी पल झूठ साबित होने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसलिए मैं अभी भी तुम्हारी जान बचा सका। तुम मुझ पर भरोसा कैसे नहीं कर सकते? मैंने तुमसे पहले कभी झूठ नहीं बोला, है न? मैंने कभी नहीं दिखाया कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है न? फेलिसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दर्द दिन की तरह साफ था, लेकिन जेरास को यह विषय और भी मजेदार लगा। तुम अभी भी बहुत छोटी हो, फेलिसी। तुम समझ नहीं सकती, जेरास ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, लेकिन इससे फेलिसी की जिद और बढ़ गई क्योंकि वह उसके पास चली गई। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? उसने कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ संकल्प था कि जब तक वह उसे जवाब नहीं देता, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। भरोसा, है न? ये सुनकर तुम्हें दुख हुआ, है न, कि दूसरा युवक जिसके साथ तुम करीब एक हफ्ते से रह रही हो, अभी भी तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता? ये वाकई दुखदाई रहा होगा, जेरास ने जवाब दिया, जबकि फेलिसी चुप रही, लेकिन वह वास्तव में इसका खंडन नहीं कर सकी। अगर उसे उम्मीद थी कि दुनिया में कोई भी उस पर भरोसा करेगा, तो वह जेरास को उनमें से एक मानती। वह सही था। वह कभी किसी व्यक्ति के इतने करीब नहीं रही थी। उसने कभी किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा नहीं किया था। लेकिन ये सुनना कि वे उस भरोसे को वापस नहीं चुका सकते या वैसा महसूस भी नहीं करते, कुछ ऐसा था जो वाकई दुखदाई था। तुमने पहले जो कुछ कहा था वह सही था, फेलिसी। वह समय जब तुमने कहा था कि ऐसा लगता है कि मैं जीवन के उपहार को भी महत्व नहीं देता, जैसे कि सभी दूसरी दुनिया के लोग नहीं देते। तुम सही थी, फेलिसी। मैं अब वास्तव में जीवन के उपहार को महत्व नहीं देता। मैं अब यह नहीं सोचता कि जिन लोगों को मैंने मारा है उनके परिवार या पत्नियां हैं, या लक्ष्य या आकांक्षाएं या सपने हैं, या प्यारे बच्चे हैं। मैं बिना किसी विचार के जीवन को स्वीकार करता हूं। तुम सही थी, फेलिसी, जेरास ने अचानक कहा जब फेलिसी ने अपना ध्यान उसकी ओर घुमाया। मैं पहले भी परवाह करता था, सालों पहले। लेकिन फिर विकास नामक अभिशाप है। तुम्हें धोखा मिलेगा, फेलिसी। तुम इससे आगे बढ़ जाओगी, विश्वासघात के निशान भर जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं भरता। फिर भी दूसरों से आहत होना लोगों को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं है, है न? लेकिन फिर विकास नामक अभिशाप है। एक अभिशाप जो सभी दूसरी दुनिया के लोगों में निरंतर है। एक अभिशाप जिसे शक्ति में वृद्धि कहा जाता है। जब तुम शक्ति में अधिक बढ़ती हो, फेलिसी, तो लोगों के शब्दों का उतना ही अधिक मूल्य कम होता है, और तुम्हारी नज़र में जीवन का मूल्य उतना ही कम होता है। क्योंकि जीवन को स्वीकार करना अधिक आसान हो जाता है। अगर मेरी पूरी साधना हो जाए तो मैं उनमें से हजारों योद्धाओं को मार सकता हूं, और मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। ये बहुत आसान है। शायद आसानी जरूरी नहीं कि अच्छी चीज हो। ये वास्तव में एक अभिशाप भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल तुम पर ही भरोसा नहीं करता, फेलिसी। मैं बहुत से लोगों पर भी भरोसा नहीं करता। लोग बहुत जल्दी बदल सकते हैं। एक पल हम साथ में हंस रहे होते हैं और अगले ही पल तुम्हारा खून उनके हाथों से बरस रहा होता है। मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन अभी मैं केवल 2 आत्माओं पर भरोसा करता हूं। उनमें से एक मर चुका है और दूसरा एक बिल्ली है। अगर जरूरत पड़े तो मैं पलक झपकते ही किसी और को मार सकता हूं, और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जेरास ने हंसते हुए कहा, जबकि फेलिसी की आंखें थोड़ी फीकी पड़ गईं। क्या तुम मुझे भी बिना पलक झपकाए मार दोगे? बताओ। अध्याय 709। क्या तुम पहले जैसी नहीं हो? ठीक से उठकर वह सीधे उसकी तीखी नारंगी आंखों में देखने से पहले बैठ गया। वह उसकी छाती के भीतर से उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था, जो उम्मीद में जोर से धड़क रही थी। जब वह उसे देख रही थी, उसके जवाब की प्रत्याशा से उसकी सांस रुक गई थी। उसने उसके साथ पूरी ईमानदारी से पेश आने का फैसला किया। वह इतनी खूबसूरत थी कि उससे झूठ नहीं बोला जा सकता था। क्या तुम असली सच सुनना चाहती हो, फेलिसी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ एक खामोश फुसफुसाहट के करीब थी, फिर भी वे फेलिसी के शरीर में इतनी स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे कि वह अपने सिस्टम में गूंजते हुए हर शब्द को महसूस कर सकती थी। उसकी दिल की धड़कन एक और स्तर तक बढ़ गई। फिर भी उसने सब कुछ नियंत्रित किया और एक दृढ़ सिर हिलाया, जिसके बाद वह आगे झुका, अपना मुंह उसके कानों पर रखा। उसकी गर्म सांस ने उसकी रीढ़ में झुनझुनी पैदा कर दी। यह उसके वर्तमान में शांत दिल की तुलना में कुछ भी नहीं था जो अगले कुछ शब्दों से तुरंत टूट सकता था। सच यह है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम एक खास मामला हो, उसने जवाब दिया और फिर से अपनी पीठ जमीन पर फैलाते हुए उससे दूर चला गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। फेलिसी ने जवाब के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष किया।
क्योंकि उसकी धड़कन एक बार फिर धीमी हो गई, अपनी शुरुआती गति पर लौट आए और उसकी रुकी हुई सांसें मुक्त हो गईं। शांति का एक नया रूप उसके ऊपर छा गया। उसे एक अलग उत्तर की उम्मीद थी, जो मुश्किल था लेकिन सबसे अधिक संभावना थी। उसका शरीर इसके लिए तैयार था, लेकिन अफसोस कि यह कभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। तुमने कहा था कि तुम बिना पलक झपकाए किसी को भी चोट पहुंचाओगे। फिर तुम मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाओगे? मैं एक खास मामला क्यों हूं? उसने उससे पूछा। महत्वपूर्ण क्षणों से बचने के बाद जिज्ञासा पैदा हुई। अगर अंत में मुझे पता चलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मान लीजिए कि तुम वास्तव में मुझे टॉवर के विपरीत दिशा में ले जा रहे हो और तुम मेरा समय बर्बाद करने और टॉवर तक पहुंचने में असमर्थ होने के लिए एक चाल हो जिससे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं, फिर मुझे अपनी शपथ तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते में बाधा बन जाओगी। लेकिन तुम मेरे रास्ते में बाधा नहीं हो फेलिसी। अगर कुछ भी हो तो तुम एक ऐसी ताकत हो जो मुझे मेरे लक्ष्यों के और भी करीब ले जाती है। यही बात तुम्हें खास बनाती है। तुम एक मददगार हो। अब तुम समझ गई हो, है न? ज़ेरास ने खुद से बात खत्म करने से पहले उससे पूछा। कुछ ऐसा जो मेरे पास पहले था लेकिन खो गया। लेकिन उसके विचार उसके नथुने से निकलने वाली राहत की आवाज़ के कारण विचलित हो गए क्योंकि वह उसके पास ही बैठ गई थी। तुम जानती हो ज़ेरास, मैं अपने लोगों के साथ कभी फिट नहीं बैठ पाया। मुझे अक्सर अजीब समझा जाता था, न केवल मेरी शारीरिक विशेषताओं और मेरे पिता के अजीब इतिहास के कारण, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में मेरे कारण भी। आप कह सकते हैं कि मैं ये जानने में बहुत अधिक केंद्रित था कि मेरे पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था कि मैं बाकी सब चीज़ों के प्रति उदासीन हो गया। जब मेरे हमउम्र साथी पूरे दिन मैदान में खेलते थे तो मैं किताबें इकट्ठा करने में समय बिताता था। जब वे अपने प्रेमी के बारे में भावुक होकर बात करते हैं तो मैं अपने दिमाग में परिकल्पनाओं के साथ इधर उधर भटकने में व्यस्त रहती हूँ, और जब वे पार्टियों में जाते हैं तो मैं उन चीज़ों को लिखने में व्यस्त रहती हूँ जिन्हें वे सभी पागलपन कहते हैं। मैं वास्तव में कभी भी फिट नहीं बैठती। मेरे चाचा ने मुझे जितने भी प्रेमियों से मिलवाया वे सभी 3 दिन में चले गए जब उन्हें पता चला कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही इसकी कोई परवाह थी। मेरे पास बस कुछ बेहतर करने के लिए है। हर कोई मुझे अजीब समझता है, यहाँ तक कि मेरे चाचा भी ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई नकारात्मक बात है, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि मैं अतीत के बारे में इतनी भावुक क्यों हूँ। वे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, अतीत को पीछे छोड़ दूँ, किसी सुंदर आदमी से शादी करूँ, उसे 1 या 2 लड़के दूँ जिसके बारे में वह अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार सके। वे सभी बस समझ नहीं पाते, फेलिसी ने कहा, आखिरकार अपने बारे में कुछ बताने का विकल्प चुना। लेकिन तुम थोड़ी अलग लगती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं अजीब हूँ। ऐसा लगता है कि तुम समझ सकते हो कि मैं क्यों इतना भावुक हूँ और उन चीज़ों की परवाह क्यों करता हूँ जिनकी मुझे परवाह है। तुम्हारा साथ मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि जब तुम मुझे नोट्स के साथ इधर उधर घूमते देखते हो तो तुम मेरी तरफ उन आंखों से नहीं देखते जो मैं अक्सर देखता हूँ, और अजीब बात है कि तुम मेरे नोट्स पर मजाक में जोर से नहीं हंसते। तुम्हें पता है, मेरी मेज़ पर बैठने वाला हर व्यक्ति सबसे ज़ोर से हंसता है, जैसा मैंने उन्हें कभी करते हुए देखा है, और मुझे बहुत पागल और सब कुछ कहता है। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि जब हंसी के साथ यह शब्द जोड़ा जाता है तो वे तुम्हें पागल कहने का एक और तरीका है। लेकिन पहले दिन जब मैं तुमसे मेज़ पर मिला तो तुम मेरे लिए बहुत हैरान करने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। तुम इसके बजाय बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के साथ लंबी और लगभग असंभव यात्रा पर जाने का फैसला करना, जिसे मैं मुश्किल से 1 मिनट के लिए भी जानता हूँ, बहुत भोला और निस्संदेह बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आमतौर पर करता हूँ। मुझे बस लगता था कि तुम अलग हो, और मैंने शर्त लगाई कि मेरी आंतरिक भावना सही होगी, फेलिसी ने ज़ेरास को हंसाते हुए कहा। क्या इसीलिए तुमने ये सब किया? तुम्हारा मतलब है कि घर से बिना कुछ लिए भाग जाना और शेरों की मांद में आकर तुम्हें ढूंढना, जो शायद सबसे बड़ा शेर हो? हाँ, यही कारण था। अगर तुम चाहो तो इसे नासमझी कहो। अगर मुझे एक और मौका दिया जाता तो मैं इसे दूसरी बार चुनती, उसने उससे कहा। उसकी आवाज़ में उसकी पूरी गंभीरता और ईमानदारी झलक रही थी। हालांकि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है और जाहिर तौर पर बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन वह कम से कम अपने शब्दों की ईमानदारी पर भरोसा कर सकती है, किसी और या चीज़ से ज़्यादा। मुझे लगता है कि तुमने सही कहा। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना आगे नहीं जाता, ज़ेरास ने उसे जवाब दिया। बेशक यह अच्छा लगा, लेकिन सच में ज़ेरास ऐसा नहीं करता अगर वह उसकी जगह होता। ये बहुत जोखिम भरा था और बहुत हद तक वही हो सकता था जिसका उसने वर्णन किया था। घर से बिना कुछ लिए निकलना और शेरों की मांद में जाकर सबसे बड़े शेर से मिलना। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सबसे साहसी योद्धा भी आसानी से करने का फैसला कर लें, और न ही यह ऐसा कुछ है जिसे ज़ेरास पसंद करेगा।
चिंता मत करो, ये निस्संदेह आखिरी बार है जब मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, फेलिसी ने कहा, इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं। और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम टॉवर पर जाने के लिए इतनी जिद्दी क्यों हो? इससे तुम्हारे पिता वापस नहीं आ जाएंगे, नहीं इसका मतलब ये होगा कि तुम उसे मारने वाले से बदला ले पाओगी। वास्तव में सबसे उचित विकल्प आगे बढ़ना होता, जैसा कि तुम्हारे चाचा ने कहा था, और यह वही हो सकता है जो तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा चाहते हैं, जेरास ने कहा। फेलिसी ने उसकी ओर देखा। सच तो यह है, मुझे विश्वास है कि मेरे पिता अभी भी जीवित हैं, फेलिसी ने कहा, और जेरास ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसके चेहरे को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाया। मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारी आंतरिक भावनाओं के कारण है, उसने फेलिसी के मुस्कुराने पर उससे कहा। मैं और क्या बता सकता हूँ, ये निश्चित रूप से मेरी आंतरिक भावना है। मेरा मानना है कि वह टॉवर में फंस गया है और वास्तव में कभी नहीं मरा। वह मर नहीं सकता, मुझे यकीन है कि वह अभी भी जीवित है, फेलिसी ने कहा। जेरास ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर उसने अपनी नज़र हटा ली। वह केवल खुद को पुष्ट कर रही है। वह अभी भी अतीत को स्वीकार नहीं कर सकती और उसे पीछे नहीं छोड़ सकती, जैसा कि उसके चाचा ने कहा था। उसने सोचा, आसानी से उस सच्चाई को समझ गया जिससे वह निस्संदेह असहमत होगी। लेकिन क्या वह खुद भी ऐसा ही नहीं था? वह अपने मूल को खोजने के लिए अड़ा रहता है, ये भी मानता है कि वे ब्रह्मांड में कहीं जीवित होंगे। क्या यही कारण नहीं था कि वह अभी भी इस रास्ते पर था? क्या यही कारण नहीं था कि भले ही उसके पास अपनी मृत्यु तक आराम से अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, फिर भी वह इस यात्रा पर निकल पड़ा, इसके लिए लगभग सब कुछ बलिदान कर दिया। वह धरती पर बस सकता था और छद्म ब्रह्मांड स्तर पर अपनी साधना के साथ वह पूरी धरती को अपनी हथेली में लेकर खेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता। उसे धरती पर एक देवता के रूप में पूजा जाता क्योंकि वह धरती पर मौजूद हर एक साधक से ज्यादा शक्तिशाली था। वह जितनी चाहे उतनी औरतें, जितने घर, जितनी शक्ति, जितना पैसा, जीवन में जितना आनंद चाहे पा सकता था, हर उस तरीके से जो शब्द उसका वर्णन कर सकता था। लेकिन उसने अपने मूल को खोजने के अपने निस्संदेह पागलपन भरे लक्ष्य के लिए ये सब त्याग दिया। फेलिसी की तरह वह भी अतीत को नहीं छोड़ सकता था। वह उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता था। वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था कि कुछ भी नहीं हुआ, या वह अपने लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं था और बस हर चीज को अनदेखा कर सकता था। वह इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि एक व्यक्ति ने अपनी आधी क्षमता और जीवन सिर्फ इसलिए बलिदान कर दिया था ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह बस ऐसा नहीं कर सकता था, और यही कारण था कि वह अभी भी इस रास्ते पर अटका हुआ था। अनगिनत लोगों का जीवन और खून उसके कंधों पर था, जो उसे रसातल में और भी गहरे खींच रहा था। शायद यही कारण था कि वह फेलिसी को इतनी स्पष्टता से समझता था। उन दोनों में वही पागलपन था, कुछ ऐसा जो उनके आसपास के सभी लोग नहीं समझ सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि अंत में वह पागलपन अच्छा है या बुरा, ये तो समय ही बता सकता है। अध्याय 710 आगमन। रात होने के साथ ही फेलिसी धीरे धीरे बेहोश होने लगी और पलकें बंद हो गईं। पहले की लड़ाई के कारण जेरास के शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। आमतौर पर उसे लगी कोई भी चोट, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उसके ठीक होने के बाद आसानी से ठीक हो जाती थी और उसके बाद वह साधना करता था। इस सब का तनाव तुरंत गायब हो जाता था। लेकिन इस बार जेरास को लगा कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं, भले ही उसने अपनी सारी शारीरिक चोटें ठीक कर ली हों। अब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ। दायरे के कानून सिर्फ लोगों के मान को ही बंद नहीं करते, इससे उन्हें फिर से मृत्यु का एहसास भी होता था। उसे अपनी भौहों के भारी होने का एहसास हुए दशकों हो गए थे, लेकिन अब वह इसे महसूस कर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे नींद आ रही थी। पिछले कुछ सालों से उसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मान तक पहुंच न होने का असर था। अब जाकर उसे एहसास होने लगा कि उसका जीवन कितना हद तक मन ऊर्जा पर निर्भर करता है। केवल इसी के कारण वह पूर्ण महसूस कर सकता था, खुद का बचाव करने में सक्षम था और सुरक्षित भी महसूस कर सकता था। इसके बिना ये सामान्य से थोड़ा कठिन होगा। उम्मीद है स्टारलाइट ऊर्जा उन शापित स्वर्गों की तरह मुझ पर हमला नहीं करेगी, या मैं वास्तव में बर्बाद हो जाऊंगा, जेरास ने संघर्ष छोड़ने से पहले खुद से कहा। उसने खुद को अपनी इच्छा में डूबने दिया और जल्दी ही हमेशा की तरह चुपचाप बेहोशी में चला गया। इग्लू आइस हाउस का प्रवेश द्वार खुला था, जिससे आसमान में मौजूद चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी, और इससे गुफा के अंदर का दृश्य भी दिखाई देता था, जहां जेरास और फेलिसी की आकृति एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाए हुए दिखाई देती थी। फेलिसी खुद से लिपटी हुई थी और जेरास शांति से अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे दोनों गहरी नींद में चले गए, वह एक बार फिर दिखाई दिया। धीरे धीरे जेरास के शरीर से सफ़ेद धुआं धीरे धीरे बाहर निकल गया और फेलिसी की पीठ से होते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। ये घटना लगभग 3 घंटे तक लगातार जारी रही, लेकिन इस बार फेलिसी में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया।
उसके अजीबोगरीब आधे चांदी जैसे सफ़ेद और नारंगी बाल वैसे ही बने रहे, यहाँ तक कि 3 घंटे बीत जाने के बाद भी ज़ेरास के शरीर से निकलने वाला धुआं गायब हो गया। लेकिन लगभग 6 घंटे के बाद फेलिसी के शरीर पर दूधिया सफ़ेद रून दिखाई देने लगे और उनसे सूक्ष्म नीली रोशनी प्रकट हुई, जो उसके नीचे की बर्फ को सूक्ष्म नीले रंग में रोशन कर रही थी। आकाशगंगा रैंक चरण तक पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के विपरीत रून ने मैना का विकिरण नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक सौम्य सूक्ष्म नीली रोशनी थी जिसका मैना से कोई भी संबंध नहीं था। यह एक अजीब विशेष शक्ति की तरह था जो फेलिसी के अलावा किसी और के लिए अद्वितीय नहीं थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर फैलने के 30 मिनट से भी कम समय में वे एक बार फिर गायब हो गए, जिससे फेलिसी का शरीर अपने चमकीले सफ़ेद रंग में वापस आ गया। एक बार फिर सूरज क्षितिज पर दिखाई दिया, गुफा के मैदान के ठीक बाहर अपनी पहली धूप बिखेरते हुए। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पहुंची, ज़ेरास ने अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने उगते सूरज की खूबसूरती देखी और वह कुछ देर तक घूरता रहा, सूरज को ऊपर और ऊपर चढ़ते हुए देखता रहा, जब तक कि उसने अपने पीछे एक जोरदार जम्हाई नहीं सुनी और उसकी चकित निगाहें आखिरकार रुक गईं। अरे ज़ेरास, उठो, फेलिसी ने पुकारा क्योंकि उसने ज़ेरास को अभी भी सोते हुए देखा था। ज़ेरास उठ बैठा। तुम वास्तव में बहुत देर तक सोए रहे। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि तुम रात में कभी सोते ही नहीं, फेलिसी ने उससे कहा और ज़ेरास ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अंडस्को 1 घंटे बाद तुरंत दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंतहीन वन क्षेत्र और भ्रामक पर्वत श्रृंखला के बाद उन्हें केवल एक अंतहीन बर्फ की छतरी का क्षेत्र दिखाई दिया। पूरी रात चलने के बाद वे एक और अंतहीन हरी कालीन भूमि की शुरुआती रेखा पर पहुंच गए। यात्रा के 3 दिन जल्दी ही बीत गए क्योंकि उन्होंने रेगिस्तानी इलाकों, ज्वालामुखी पहाड़ों, एक छोटी नदी और धुंधले इलाकों के साथ घने लावा बहने वाले इलाकों को पार किया। खतरे अब दांतों से भी ज्यादा करीब थे, हर चीज किसी को भी खत्म कर सकती थी और यहाँ तक कि ज़ेरास को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन ताकत और दिमाग के साथ वह आसानी से सभी मुद्दों को हल करने में सक्षम था, न केवल खुद को बल्कि फेलिसी को भी सुरक्षित और एक टुकड़े में रखता था जब तक कि वे अंततः इसे देख नहीं लेते। पूरे आकाश को रोशन करने वाली एक सुनहरी रोशनी दूर से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। क्या वह है? क्या वह है? फेलिसी ने पूछने के लिए संघर्ष किया। हाँ, वह टॉवर होना चाहिए, ज़ेरास ने राहत में जोर से सांस छोड़ते हुए उत्तर दिया। लेकिन जब उसने फेलिसी को अपनी पूरी गति से दूर की ओर भागते हुए देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बंद हो गई, लगभग एक मछली की तरह जो जमीन पर अंतहीन वर्षों के बाद समुद्र की ओर भागती है। और आश्चर्यजनक रूप से वह बहुत तेज थी, एक साधारण मनुष्य के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज। क्या वह वास्तव में एक इंसान है? वह आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वह भी तुरंत आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, जल्दी से उसके पीछे दौड़ते हुए, दोनों बर्फीली जमीन पर दौड़ते हुए, दूसरे के लिए रास्ता बनाते हुए। अंडस्को 5 घंटे बाद और आखिरकार वे दोनों घने देवदार के पेड़ों को पार करते हुए रुक गए और आखिरकार उनके सामने कुछ ऐसा था जिसे उनमें से एक पिछले 1 सप्ताह से देख रहा था जबकि दूसरा पूरे जीवन भर का सपना देख रहा था। टॉवर, आखिरकार, फेलिसी ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने अपने सामने अतिरिक्त विशाल वस्तु को देखा। जबकि इसे एक टॉवर कहा जा सकता था, वास्तव में इसे एक बड़ा सुनहरा रंग का पिरामिड कहा जाना बेहतर होगा, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब रूनिक रेखाएं और प्राचीन प्रतीक बिखरे हुए हैं जो इसके शरीर में रहस्यमयता की एक परत जोड़ते हैं। सुनहरे रूनों ने सुनहरा प्रकाश छोड़ा जिसकी मंडली ने एक भ्रम पैदा किया जैसे कि पिरामिड एक तारा था जो अलग अलग सफ़ेद रोशनी छोड़ता था। पिरामिड के सामने, जहां वे दोनों सीधे मुंह करके खड़े थे, वहां सीढ़ियों की एक सुनहरी उड़ान थी जो पिरामिड के केंद्र तक जाती थी। इसके अंत में 2 जादूगरों की 2 विशाल मूर्तियां थीं, एक पुरुष जिसके हाथ में तलवार थी और दूसरी एक महिला जिसके चारों ओर हवा में अजीबोगरीब ग्रिमोयर तैर रहे थे। यह एक ऐसी कला थी जिसे निस्संदेह किसी अविश्वसनीय और जादुई इंजीनियर के अलावा किसी और ने नहीं बनाया होगा।